हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की, और उसके लिए जो सबसे फेमस बुक है, सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड बुक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बाय प्रसाद एंड प्रसाद, उस बुक को हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने कौटिल्य और फायोल के बारे में जिक्र किया है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर वैसे तो जाने जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी मैनेजरियल थ्योरी के लिए, अपनी मैनेजमेंट की थ्योरी के लिए, और साथ ही साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे जहाँ नाम आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वहाँ पर F.W. टेलर का नाम आता है। अगर हम बात करें मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाइम के अंदर, तो सबसे इन्फ्लुएंशियल थ्योरी जिसने नॉट ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन बल्कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, वो F.W. टेलर ही है। F.W. टेलर का कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या उन्होंने किया, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम स्पेसिफिक बुक को लेकर के चल रहे हैं। बुक इज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बाय प्रसाद एंड प्रसाद। हम कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उनको हम कवर कर पाएँ। बट ध्यान रखिएगा, किताब के अंदर भी मेंशन है, हम भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इस किताब के अंदर पूरे इनकी लाइफ से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को कवर नहीं किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर किए गए हैं। इनकी थ्योरी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, या हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है थ्योरी का, वो इस बुक के अंदर कवर किया गया है। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जो जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है F.W. टेलर के बारे में, वो हम कवर कर पाए। ठीक है जी। सो लुक एट हिम, हिज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये जाने जाते हैं 20th सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के लिए। ये वैसे तो मैनेजमेंट के थिंकर हैं, मतलब मैनेजमेंट जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तब इनका नाम आता है, और जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ी हुई है मैनेजमेंट, वो रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से। बट इनको हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ते हैं। इसका एक कारण है क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग ना देख करके इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी। ऑर्गेनाइजेशन बेहतर कैसे हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बेटर एफिशिएंसी से कैसे काम कर सकता है, वर्कर्स से अच्छे से काम कैसे करवाया जा सकता है, ओवरऑल वर्क जो प्रोसीजर होते हैं, जो मेथड होते हैं, इनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस पर उन्होंने बात करी। हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है, और मैनेजमेंट जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन से ही डील करती है। तो ये कॉमन थिंकर आप बोल सकते हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों में ही पढ़े जाते हैं। ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं ये, मतलब बुक का नाम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर। जिनके पास है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है तो वो जो है परचेज कर सकते हैं, नो डाउट। बट मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आपके पास नहीं है, वैसे तो कोई भी बुक उठा लो, उसके अंदर थ्योरी और थिंकर वाला पोर्शन आपका ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगा। बट इसके अलावा आप इग्नू का मटेरियल भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के लिए वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं इनके लाइफ के बारे में, इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा बहुत क्या कुछ है। ध्यान रखिएगा, जब आप इनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हो, इनकी जो जर्नी रही वो जब आप पढ़ते हो, तो आप बहुत मोटिवेटेड भी फील करते हो, बहुत ये अपना एक इन्फ्लुएंस छोड़ करके जाते हैं। इनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल्ड लाइफ रही, बट जहाँ से ये आते हैं, जो लाइफ इन्होंने देखी और उसके बाद में ये कहाँ तक पहुँचते, वो जो जर्नी है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, राइट। इनका जन्म हुआ 1856 में जर्मन टाउन पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका के अंदर इनका जन्म हुआ। इनकी कुछ एजुकेशन जो है वो फ्रांस एंड जर्मनी में भी कंप्लीट हुई, बट मोस्टली जो है इनका यूएस का ही बैकग्राउंड रहा। 1873 में एट द एज ऑफ 18 इन्होंने एंटरप्राइज हाइड्रोलिक नाम की कंपनी को ज्वाइन किया, और वहाँ पर आप कह सकते हो एज अ वर्कर उन्होंने 4 साल बिना कोई सैलरी के, बिना कोई वेजेस के उन्होंने काम किया। 1878 में वो दूसरी जगह चले जाते हैं, मिडवेल स्टील कंपनी चले जाते हैं एज अ लेबरर, और वहाँ पर आप देखिएगा ये 1878 में ज्वाइन करते हैं, और 1884 में, यानी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 और 7 ईयर्स, ये क्या बन जाते हैं, वहाँ के चीफ इंजीनियर बन जाते हैं। आप देख सकते हो, एक इंडिविजुअल के तौर पर भी एक थिंकर नहीं है ये, एक महज एक थिंकर नहीं है, आप इस बात को समझिए। इनकी जो थ्योरी है वो बहुत ये एक्सपेरिमेंट से बनाई गई है। इन्होंने खुद जो ट्राई किया, वो बातें जो उन्होंने सीखी ग्राउंड लेवल पे, वही चीज़ इनकी थ्योरी में भी दिखाई देती है, राइट। तो ये बहुत सारे ये जो जर्नी रही इनकी, इसका जो असर है जो इसका, वो इनकी थ्योरी पर भी आता है, राइट। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री भी हासिल करी, बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारा काम इन्होंने किया। काम इन द सेंस इन्होंने प्रैक्टिकल फील्ड में भी काम किया, और अपना कॉन्टिन्यूसली ये किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाया जा सकता है उस पर भी इन्होंने काम किया। इन्होंने एक कटिंग टूल बनाया, सिंस मैकेनिकल इंजीनियर थे,
इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। कटिंग टूल, राइट, स्टील हैमर इन्होंने बनाया, हाइड्रोलिक पावर लोडिंग मशीन बनाई, टूल फीडिंग मैकेनिज्म, बोरिंग एंड टर्निंग मिल। तो बहुत ज़्यादा इन्वेंशन में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, नो डाउट अबाउट इट। फ्रॉम 1901 ही डिवोटेड हिज टाइम फॉर रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग द टेक्निक, और इनकी डेथ हो जाती फाइनली मार्च 1915 में। तो अपनी लाइफ के जो लास्ट 15 ईयर हैं ये कंप्लीटली रिसर्च को देते हैं, कंप्लीटली थ्योरी बिल्डिंग को देते हैं। टेलर इज important and interesting not only because of his work but also because of his personality, right? यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी आंखें जो है, you'll find इनकी आंखें जो वो काफ़ी वीक हो चुकी थी, बिकॉज आप बुक में भी पढ़ेंगे, वहाँ पर भी मेंशन है कि कैरोसिन लाइट के उसमें पढ़ने की वजह से, रोशनी में पढ़ने की वजह से इनकी आंखें जो वो काफ़ी वीक हो चुकी थी। बट इन्होंने हार नहीं मानी, और आप देख सकते हैं करियर वाइज इन्होंने कितना प्रोग्रेस किया, right? Till the last moment of his life he was working to increase the efficiency of the organization. आज हम बैठ के क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ही वॉज नॉट राइट, और इनको ह्यूमन कंसर्न, ह्यूमन बीइंग पर भी ध्यान देना चाहिए था, ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एलिमेंट पर भी फोकस करना चाहिए था। बट उस टाइम पे जब इन्होंने शुरू किया, इससे पहले कोई ऐसे थ्योरी और बिल्डिंग नहीं थी कि बहुत सारा मटीरियल तैयार है, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, रिसर्च पेपर है, उनको देख करके इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, राइट? बहुत कम काम जो है इनसे पहले किया गया था, एंड उस सिनेरियो में इन्होंने अपनी थ्योरी जो बिल्ड करी। तो बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी डेफिनेटली ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पर्सन। इनकी मेजर राइटिंग है, नाम ध्यान रखिएगा, ईयर ध्यान रखिएगा, राइट, सीक्वेंस, राइट। इनकी पहली जो बुक आती है वो आती है पीस रेट सिस्टम 1885 में। याद रखेंगे कि 1887 में क्या आता है। 1887 में वुड्रो विल्सन अपना एक ऐसे लिखते हैं जिसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिफरेंट फील्ड के तौर पे अपना पहचान बना पाता है। सो पीस रेट सिस्टम 1885 में भी आती है। इंडियन हिस्ट्री में आप इसको रिलेट कर सकते हो, कांग्रेस पार्टी जब बनी थी 1885 में। पीस रेट सिस्टम। सेकंड आता है शॉप मैनेजमेंट 1903 के अंदर, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906 में, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये 1911 में। इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के एक स्पेशल कमेटी बनाएगी, तो उसके सामने अपनी टेस्टिमनी, मतलब उसके सामने अपनी गवाही देने जाते हैं 1912 के अंदर। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। हम जब बात टेलर की करते हैं तो इनका जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसको हम कुछ टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। टेलर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हमारे और भी जो वीडियोस हैं टेलर से रिलेटेड आप उनको देखिएगा। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट में इनकी जो थ्योरी है वो आपको डिटेल में समझा पाऊँ, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन को ये जब देखते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, तो इनको नज़र आता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपका स्टाफ जो है वो ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, वर्कर्स जो है वो अच्छे से काम करें, राइट, एंड मैनेजमेंट जो है उसको अपने काम की नॉलेज हो। इन्होंने नोटिस किया कि वर्कर्स जो हैं वो जानबूझ करके उनकी जितनी लिमिट है, जितना पोटेंशियल है, उससे कम वो काम कर रहे हैं। उस फिनोमेना को उन्होंने नाम दिया क्या, शोल्जरिंग का, कि जानबूझ करके वर्कर्स जो हैं वो कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो क्या है, शोल्जरिंग है। इन्होंने शोल्जरिंग को 2 हिस्सों में बांटा। एक होता है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल क्या होता है, हम थक जाते हैं, हम काम नहीं कर पाते, दैट इज नेचुरल, ओके, धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन आता ही आता है प्रोडक्शन में। एक है जो वर्कर्स ने जानबूझ के किया, उसके इन्होंने 3 रीजन बताए। डेलिब्रेटिव है, वो डेलिब्रेशन के साथ की गई है, वर्कर्स ने जानबूझ करके जो है वो कम प्रोडक्शन किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम वर्कर्स का ये मानना है कि अगर वो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो उनमें से कुछ लोग जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी और उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, राइट। इसके अलावा उनको जो सैलरी मिलती है वो उतनी बेनिफिशियल नहीं है, वो उतनी इंसेंटिव नहीं देती है उनको कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करें, राइट। सोल्जरिंग के फिनोमेना से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कहा कि आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, साइंटिफिकली काम को कैसे करना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स डूइंग द वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे, काम को सबसे बेहतर तरीके से करना। उनका मानना था कि देयर इज़ वन बेस्ट वे, काम करने का एक जो है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, और वो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट से जुड़े हुए 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक है मेंटल रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि वर्कर्स का ये जो सोचने का तरीका है ना, ये काफ़ी जो है वो कह सकते हैं उनके अंदर बैठ चुका है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेंज देयर थिंकिंग, वी नीड टू डू अ रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन कैसी रेवोल्यूशन, हमें कोई ऐसे
ब्लड रेवोल्यूशन नहीं करनी है जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं, वैसी नहीं है। हमें कैसे रेवोल्यूशन करनी है? मेंटल रेवोल्यूशन करनी है। वर्कर्स को समझाना है कि आप काम करें, आप काम करें, आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, आपको भी फ़ायदा होगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा। दैट इज़ मेंटल रेवोल्यूशन। एंड कम्स द फंक्शनल फॉरमैनशिप। इन्होंने कहा कि वर्कर, ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट इजीली आपको दूसरी बार मेंशन, मतलब दूसरी बार आपके सामने नहीं आएगा फंक्शनल फॉरमैनशिप का। इट सिंपली मीन्स कि एक वर्कर के ऊपर 8 सुपरवाइजर होंगे, ठीक है। एक वर्कर के ऊपर कितने सुपरवाइजर होंगे? 8 सुपरवाइजर होंगे। दैट इज फंक्शनल फॉरमैनशिप। बट वाई? सो दैट ही कैन परफॉर्म हिज वर्क इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर। ठीक है जी। तो ये 4 जो कॉन्सेप्ट है इनसे जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? शोल्डरिंग फिनोमिना, मेंटल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फंक्शनल फॉरमैनशिप। शोल्डरिंग का मैंने बताया क्या कि इनके हिसाब से 3 चीज़ें हैं जो बेस्ट रिजल्ट लेकर के आ सकती हैं। ट्रेन्ड स्टाफ, क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव वर्कर्स। प्रॉब्लम वर्कर्स के लेवल पर भी है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट के लेवल पर भी है। ये दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बुक के अंदर शायद आप फर्स्ट टाइम जब रीड करते हो तो उतना क्लैरिटी नहीं आ पाती है, बट ध्यान रखिएगा ये मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के ऊपर बात करते हैं। वर्कर्स के लिए कहते हैं कि इनको काम करने का तरीका नहीं पता है, अगर आप इनको काम करने का तरीका बताओगे तो वो एफिशिएंट वे में काम करेंगे। मैनेजमेंट की कमी क्या है कि उनको भी नहीं पता है ना, साइंटिफिक तरीके से काम करना उनको भी नहीं आता है। तो मैनेजमेंट के लिए भी बोलते हैं ये और वर्कर्स के लिए भी बोलते हैं। इन्होंने एक फिनोमिना नोटिस किया जहां पर वर्कर्स जानबूझ करके अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे थे, है ना। और इस फिनोमिना को उन्होंने क्या नाम दिया? शोल्डरिंग का या स्किविंग का नाम दिया। इन्होंने 3 रीजन बताए इसके लिए। 3 रीजन क्या है? पहला रीजन है डेलिबरेटली लेस प्रोडक्शन बाय वर्कर्स। जानबूझकर जो मजदूर हैं वो कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग मिल करके 100 यूनिट बना रहे हैं और वही हर एक पर्सन जो है वो 10 यूनिट बना रहा है। अब हर एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, मान लीजिए 10 लोग जो हैं अब वो कितने बना रहे हैं? 150 जो हैं वो यूनिट्स बना रहे हैं। व्हाट विल हैपन? ज़रूरत तो इतनी की है ना, तो उनका ये मानना था अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हम में से जो एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि कम लोग ज़्यादा बना पा रहे हैं, कम लोगों मे बी आप उतना ही काम कर पा रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा है जो सरप्लस लेबर है आप उसको अब हटा दोगे। इसीलिए वो जानबूझ के कम काम करते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आज वो इतना हटके काम कर दे, मतलब एकदम से बढ़िया उन्होंने काम कर दिया, तो वो बेंचमार्क सेट हो जाएगा। किसी दिन वो उससे कम लेवल पे आकर के काम करेंगे ना, तो फिर क्या लगेगा उनको, मैनेजमेंट को क्या लगेगा कि वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। सो दिस वॉज लेस प्रोडक्शन बाय वर्कर। सेकेंड रीजन उन्होंने दिया नॉन इंसेंटिव वेजेस सिस्टम। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की सैलरी उनको मिलती है या वेजेस जो उनको मिलते हैं, वर्कर्स को एज सच कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता ज़्यादा काम करने का। उनको कोई प्रॉफिट कुछ उनको लगता नहीं है कि हमें कुछ हमारा कुछ भला होगा। सो क्यों करना है ज़्यादा प्रोडक्शन? कम प्रोडक्शन में उतनी सैलरी मिल रही है, ज़्यादा करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। सो नॉन इंसेंटिव वेजेस सिस्टम जो है वो सेकेंड रीज़न था। और तीसरा रीज़न था अनसाइंटिफिक मेथड। हमें पता ही नहीं है, हम प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते हैं। क्यों? मुझे पता है पेन एंड पेपर से मान लीजिए मुझे टाइम लगने वाला है, एक पेज लिखने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट लगते हैं, तो फिर मैं उसको कम कैसे करूं? जब तक मुझे पता ही नहीं है, अगर मान लीजिए कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, मैं शायद आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि इनकी जो थ्योरी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिसाब से है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर के हिसाब से जो थ्योरी है वो बेस्ट सूटेड है। तो इसको ना आप सर्विस सेक्टर के हिसाब से थोड़ा कॉशन के साथ में, थोड़ा अलर्ट रह करके आप इसको समझिएगा। अनसाइंटिफिक मेथड मतलब हमें काम करने का तरीका ही नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एमएस ऑफिस यूज़ करना हो एंड यू डोंट नो द फॉर्मूलाज, सो व्हाट विल हैपन? आपको वो सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो अनसाइंटिफिक मेथड अगेन मेन रीजन फॉर शोल्डरिंग, राइट। ये 3 रीजन उन्होंने बताए। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने का सबसे बेटर तरीका क्या है अकॉर्डिंग टू टेलर? टेलर ने कहा कि आप है ना सबसे पहले समझो कि बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है क्या। बेंचमार्क तो सेट करो ना। बेंचमार्किंग जब तक नहीं है तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अच्छा पढ़ा कि कम पढ़ा। जैसे एक बात समझिए, मैं आपको कह दूं कि आज आपको ना एक बुक पढ़नी है, अब आपको ये नहीं पता कि 1 घंटे में हम कितना पढ़ पाते हैं, हम 1 दिन में कितना पढ़ पाएंगे, तो फिर क्या होगा? आपने 10 पेज पढ़े वो भी आपके लिए कम है, आपने 100 पढ़ दिए वो भी आपके लिए कम है। सो यू नीड टू नो द बेंचमार्क, द मिनिमम लेवल
जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, इन्होंने कहा कि ऑब्जर्व करते हैं लोगों को और बेंच मार्किंग करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि 1 घंटे में 10 यूनिट तो बन ही जानी चाहिए, 1 घंटे में 20 यूनिट बन जानी चाहिए। इस तरीके से जो है वो लेवल सेट करते हैं। इससे ज़्यादा कोई बनाता है तो बढ़िया है, इससे कम कोई बनाता है तो बिलो स्टैंडर्ड काम है, बिलो एवरेज काम है, राइट। अब बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म की। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑल्दो टेलर का नाम इससे जुड़ता है, बट पहली बार ये टर्म जो है वो टेलर ने नहीं यूज़ करी थी। इनिशियली टेलर वाज अगेंस्ट द यूज़ ऑफ दिस टर्म। उनको लगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, बहुत एकेडमिक साउंड करता है, प्रैक्टिकल नहीं है उतना। बट बाद में उन्होंने 1911 के अंदर अपनी मोनोग्राफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके लिए इन्होंने इस टाइटल को चूज किया। ये अपने आप में एक पोटेंशियल क्वेश्चन है कि हु कॉइन्ड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट, लुइस ब्रांडिस, ठीक है। देन कम्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। किस सिनेरियो में डेवलप हुआ, इसको ऐसे समझिए। एक पर्सन है जो रिसेंटली जिसको जॉब मिली है, उसने धीरे धीरे अपना आसपास का एनवायरनमेंट देखना स्टार्ट किया। उस टाइम पे अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज बन रही है, तो नया इंडस्ट्रियल क्लाइमेट है। नए इंडस्ट्रियल क्लाइमेट में जो मैनेजरियल क्लास है उनके सामने नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आज से पहले नहीं देखी गई हैं। उन नई प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए, इसको लेकर के लोगों ने एक कमेटी बना ली, एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप के अंदर हेनरी आर टाउन और हेनरी मेटकाफ, 2 प्रोमिनेंट जो हैं वो पर्सन थे। एक टाइम ऐसा आता है जब टेलर भी उस कमेटी का पार्ट बनते हैं, उस सोसाइटी का पार्ट बनते हैं। और उस दिन हेनरी आर टाउन जो है वो अपनी स्पीच दे रहे थे, और वो टेलर जो है इनकी स्पीच से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, राइट। सो टेलर वाज इंस्पायर्ड बाय टाउन्स आइडिया। उन्होंने टेलर जो है वो टाउन के फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। काफ़ी हद तक टाउन भी क्या कहते हैं, साइंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज़ मैनेजिंग, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स यू हैव टू हैव सम रिसोर्सेज, कुछ आपके पास संसाधन है, आपके पास कुछ गोल्स हैं, कुछ आउटपुट्स हैं, और आपको उनके लिए अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करना है। दैट इज़ मैनेजमेंट, टू मैनेज योर रिसोर्सेज। अल्टीमेटली मैनेज हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, मैनेजिंग द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब इनकी जो 4 बुक थी, कौन कौन सी? पीस रेट सिस्टम, राइट, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल एंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैसे तो हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले थे, बट थोड़ा थोड़ा जो इनकी बाकी बुक्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। पीस रेट सिस्टम में इन्होंने क्या कहा, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ध्यान रखिएगा कि ये वेजेस यानी कि सैलरी से रिलेटेड है। इनके अकॉर्डिंग एक इंसान सबसे ज़्यादा जो है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होता है? सैलरी से इन्फ्लुएंस होता है, राइट। हम कहाँ पर हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिलेट कर देती हूँ, बिकॉज ऐसा फ्रेगमेंट्स में फील ना हो कि टुकड़ों में जो है चीज़ें बताई जा रही हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, ठीक है। 1884 तक ये कहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये पहुँच चुके हैं एज दी चीफ इंजीनियर। याद रखिएगा, मिडवेल स्टील कंपनी हमने पढ़ा था, और वहाँ पर ये पहुँच चुके हैं। मैं 1 सेकेंड लेती हूँ, आपको याद दिलाती हूँ मैं कुछ चीज़ें। ये देखिएगा, पीस रेट सिस्टम कब लिखी गई है? 1885 में। और यहाँ पर देखिए, ये मिडवेल स्टील कंपनी में चीफ इंजीनियर बनते हैं इन 1884। तो इन्होंने वर्कर से चीफ इंजीनियर की जो ये जर्नी ट्रैवल करी है ना, इसमें इनको आइडिया था कि वर्कर्स को क्या चाहिए और मैनेजर को क्या करना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग वर्कर्स सबसे ज़्यादा जो है वो सैलरी से इन्फ्लुएंस होते हैं। सैलरी अगर उनकी बढ़ा दोगे तो आप उनसे काम करवा सकते हो, लेकिन सैलरी कैसी होनी चाहिए? सैलरी होनी चाहिए इंसान के काम के हिसाब से। जस्ट बिकॉज यू आर मैनेजर डज नॉट मीन दैट यू विल बी पेड दैट मच हाई। नहीं, आपका काम कैसा है, वर्कर का काम कैसा है, ये सारी चीज़ें पीस रेट सिस्टम के अंदर बताई गई हैं। इन्होंने 3 बेसिक प्रिंसिपल बताए थे वेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इन्होंने कहा कि देखो, किसी को काम कितना देना है, माफ़ कीजिएगा, किसी को सैलरी कितनी देनी है, वो डिपेंड करता है उसके काम पे। काम पे एवरेज अगर वो काम कर रहा है तो उसकी सैलरी भी एवरेज होनी चाहिए। अगर वो बिलो एवरेज कर रहा है तो उसकी सैलरी भी बिलो एवरेज होनी चाहिए, और अगर वो अबो एवरेज काम कर रहा है तो उसकी सैलरी भी जो है वो अबो एवरेज होनी चाहिए।
तो हमारा पहला काम क्या है? हमारा पहला काम है ये एवरेज पता लगाना कि एक्चुअल में लोग कितना काम कर सकते हैं। एक वर्किंग डे में अगर हम 10 लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम ये अंदाज़ा तो लगा सकते हैं ना कि एक दिन में कितना काम किया जा सकता है, राइट? तो हमें वो काम का हमें उस काम का अंदाज़ा लगाना है। कैसे अंदाज़ा लगाएंगे हम अंदाज़ा लगाएंगे टाइम स्टडी करके। वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, राइट? इन्होंने स्टडी करी, इन्होंने ऑब्जर्व किया काम का, काम कैसे किया जाता है, कितने मिनट में किया जा रहा है, कितने घंटों में किया जा रहा है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कितना टाइम लग रहा है काम को करने में। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही वाज ऑब्जर्विंग, राइट? व्हाट वर्कर्स वर डूइंग, ही वाज ऑब्जर्विंग। देन जितना काम किया जा रहा है, डिफरेंशियल रेट सिस्टम, मैंने कहा ना एवरेज के लिए एवरेज सैलरी, अबोव के लिए अबोव एवरेज सैलरी, तो क्या करो एक डिफरेंशियल रेट सिस्टम लेकर के आओ। हर एक काम को करने के लिए एक अलग सिस्टम जो है अलग रेट पे आपको पे किया जाएगा। देन कम्स पेमेंट टू मैन एंड नॉट टू पोजीशन। जस्ट बिकॉज यूर मैनेजर और यूर वर्कर, तो उसके बेसिस पे नहीं, आपको आपके काम के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। अच्छा, ये पीस वर्क का भी ध्यान रखिएगा। पीस वर्क क्या होता है? आप जब ज्वाइन करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको जो ड्यूटी दी जाती है, राइट? आपका काम है, मान लीजिए आपको कोई मशीन बनानी है और उस मशीन का एक पार्ट जो है वो आपकी ड्यूटी है वो बनाना, आपके डिपार्टमेंट में वो तैयार होता है। तो आपको उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, उस पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क को करने के लिए आपको कितनी पेमेंट दी जाएगी, दैट इज़ योर पीस वर्क। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देन कम्स द शॉप मैनेजमेंट। शॉप मैनेजमेंट में क्या होता है? बेसिकली शॉप फ्लोर मैनेजमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। शॉप फ्लोर किसको बोला गया है? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। शॉप आज के सेंस में शॉप मत समझिएगा। शॉप फ्लोर होता है फैक्ट्री का बिल्कुल लोवेस्ट लेवल, ठीक है? फैक्ट्री का जहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, एक्चुअल प्रोडक्शन जहाँ पर होती है वहाँ पर बात करी गई है। फैक्ट्री का बिल्कुल जहाँ पे ग्राउंड जिसको हम कहते हैं। तो इन्होंने वर्कशॉप, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की बात करी। बेसिकली इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन और वर्कशॉप जहाँ पर आप एक्चुअल में काम करते हो, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो क्लोथ्स बनाती है, ठीक है? क्लोथिंग सेक्टर से वो जुड़ी हुई है, अपरेल इंडस्ट्री है बेसिकली। तो जहाँ पर कपड़े की एक्चुअल में सिलाई हो रही है, हम उस लेवल की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए कोई है जो साबुन बनाती है, कोई कंपनी है जो सोप बनाती है, तो एक्चुअल में जहाँ पर वो काम हो रहा है वो शॉप फ्लोर कहलाता है। सो ही डील अबाउट द नीड टू मेंटेन लो प्रोडक्शन यूनिट कॉस्ट एंड पेमेंट ऑफ हाई वेजेस। इन्होंने कहा देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है वो समझो। प्रॉब्लम आ रही है कि मैनेजमेंट के, यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसके लग रहे हैं ज़्यादा पैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका आ रहा है हाई। उसको एक यूनिट बनाने में मान लीजिए उसके 100 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है? उसके तो ज़्यादा लग रहे हैं, बट ये एम्प्लॉय को नहीं मिल रहे। एम्प्लॉय की प्रॉब्लम ये है कि उसको सैलरी कम मिल रही है। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, एम्प्लॉय को सैलरी कम मिल रही है और जो आपका पर्सन है, ठीक है, जो माफ़ कीजिएगा, जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, हम क्या करें जिससे दोनों को फ़ायदा हो, एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी मिले और एम्प्लॉयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आए। इन्होंने कहा प्रोडक्शन बढ़ा दो, प्रोडक्शन बढ़ा दो। ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाएगी और एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा सैलरी मिलने लगेगी। याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है? ये पीस ऑफ वर्क, ठीक है ना? पीस रेट सिस्टम। आप अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आपको क्या लगेगा? आपको ज़्यादा बोनस मिलेगा, ज़्यादा फायदा होगा और सब वेल डन, सब मतलब विन विन सिचुएशन, राइट? तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली। नेक्स्ट जो थर्ड बुक इनकी आती है वो आती है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, और ये माना जाता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो, अगर हमें एक कंट्रीब्यूशन चूज करना हो टेलर का तो शायद वो यही होगा, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। ये जस्ट पेपर नहीं है, ये जस्ट ऐसे वर्ड्स नहीं लिखे गए। 26 साल के एक्सपेरिमेंट, इनके 26 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस रहा, जो एक्सपेरिमेंट थे, उन एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट हमें मिलता है, जो फ्रूट हमें मिलता है, दैट इज आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, ठीक है? इवन दिस अचीवमेंट इज कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट दैन साइंटिफिक मैनेजमेंट और एनी अदर कॉन्ट्रीब्यूशन।
इन्होंने कटिंग टूल बताया स्टील के लिए, मोशन एंड टाइम स्टडी इन्होंने करी, इन्होंने देखा कि वर्कर्स कैसे टूल्स को एनालाइज करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं, मशीन्स कैसे संभालते हैं, एंड ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड कि वो कैसे काम कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है मशीनों को कैसे हैंडल करना है, टूल्स को कैसे कट करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ आ रही हैं। सो व्हाट ही डिड, ही डेवलप्ड द टूल, राइट। इन्होंने कटिंग टूल्स बनाए, इन्होंने स्टील हैमर बनाए, हाइड्रोलिक मशीन्स बनाई, सो दैट वर्कर्स कैन डू देयर वर्क मोर एफिशिएंटली। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वर्कर्स को पता ही नहीं था काम कैसे करना है। देखो, लो प्रोडक्शन के क्या रीज़न हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि वर्कर्स काम नहीं करना चाहते, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि उनको काम करना पता ही नहीं है, दे डोंट नो द बेस्ट मेथड टू डू अ वर्क। और दूसरा, वो करना नहीं चाहते। उस फिनोमिना को उन्होंने नाम दिया क्या? शोल्डरिंग का। उसके लिए कहा कि इनको ज़्यादा सैलरी दो, वेजेस ज़्यादा बढ़ाओ इनके, दिल स्टार्ट डूइंग वर्क। और अगर उनको काम करने का तरीका नहीं पता है, हम बता रहे हैं, हमने टाइम एंड स्टडी करी है, हमने नए टूल्स बनाए, हम आपको बताते हैं काम कैसे करना है, एंड गेट बैक टू वर्क एंड फाइंड द बेस्ट वे टू वर्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, 25 मिनट हो चुके हैं। बाकी जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं, मैनेजमेंट के बारे में है। आज के लिए आपका बस होमवर्क दे देती हूँ मैं, है ना। इससे आपको क्या लगेगा, बुक को रेगुलरली पढ़ना है आपने, अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, मेक योर रूटीन, उसके हिसाब से आपने स्टडी करना है। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे, दे आर लाइक मनीषा, आप तो कभी रेगुलर रहते नहीं हो, अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी। आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान किए हुए मैंने, है ना। फाइनली आई गेट इनफ टाइम टू वर्क फॉर यू, एंड आप लोगों के लिए एक हैप्पी न्यूज़ भी है कि फाइनली बहुत जल्दी आई विल बी इन माई फेवरेट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ जिसके लिए मैंने पिछले 1.5-2 साल से वेट किया है। तो बहुत जल्दी मैं उस यूनिवर्सिटी में होंगी, और पिछले कुछ टाइम से मैं बस उसी की तैयारी में लगी हुई थी। एंड बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बट आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में इतना ही, बुक को पढ़िएगा। और आप ज़रूर, आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे डिफाइन करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में, सबका कमेंट आ जाना चाहिए कि टेलरिज्म क्या है। ओके, टेलरिज्म और न्यू टेलरिज्म, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो आप मुझे एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं क्या। ठीक है जी। और जो भी बेस्ट कमेंट होंगे, आई विल पिक दोज कमेंट, और उनको मैं अगले वीडियो के अंदर ज़रूर मेंशन करूँगी। ये इसलिए कि हमारी जो बॉन्डिंग है वो बनी रहे। और कल जो बचा हुआ पोर्शन है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके जी, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड, बिकॉज यू नो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक ही नाम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। मनीषा के साथ बने रहिएगा। कल मिलते हैं विद ए न्यू वीडियो, और कैन से सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।